हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पेनेसी में। तो ये आपका पाठ 10 है जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। तो देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कराए जाएंगे। आप लोग हर प्रश्न के उत्तर को नोट करते हुए चलिए जिसे आपको याद करने में आसानी रहे। तो पहला प्रश्न है, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर आप लिखेंगे, दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हमेशा वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। हवाओं की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। पहला है दाब प्रवणता बल। किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता तथा पवनों का संबंध दो बलों पर निर्भर होता है। कौन कौन से हैं? पवनें सम दाब रेखाओं की काटती हुई उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। दूसरा में आप लिखेंगे, पवनों की गति दाब प्रवणता पर आधारित होता है। इसमें लिखेंगे दूसरा, घर्षण बल। यह धरातल के नज़दीक निम्न स्तर से होकर चलती है तथा घर्षण बल अत्यधिक प्रभावित होता है। घर्षण बल धरातल पर अधिक तथा जलीय भाग में कम होता है। घर्षण बल सदैव वायु के विपरीत दिशा में होता है। तीसरा आप लिखेंगे कॉरियोलिस बल। इस बल की खोज सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान कॉरियोलिस ने की 1844 में की थी। अतः इस बल को कॉरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। इस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कॉरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के अनुपात में होता है। यह ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर क्या सबसे कम होता है। कभी कभी ये प्रश्न जो है आपको अकेले पूछ देगा कि कॉरियोलिस बल का क्या वर्णन कीजिए। तो आप जब याद किए रहेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप गद्य विश्लेषण करने के पश्चात इसके व्यापक संदर्भ को समझना नितांत आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इन्हें स्थानीय विसंगतियां कहते हैं। इसमें पहला लिखेंगे आप, मौसमी पवनें। पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक ताप, पवन और वायुदाब पट्टियों के कारण होता है। ऐसे विस्थापन विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनों द्वारा देखा जा सकता है। दूसरा है आपका स्थानीय पवनें। भूतल के गर्म और ठंड होने से स्थानीय पवनों से हवाएं क्या होती हैं, चलती हैं। तीसरा आप लिखिए, स्थल और समुद्र समेत ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन में स्थल भाग अधिक गर्म जिससे हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और इन हवाओं को घेरने के लिए समुद्र से हवाएं स्थल की ओर चलती हैं। पर्वत और घाटी में पवनें, दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है जिससे पर्वतीय पवन कहा जाता है। तो आपसे इस तरह से पूछ देगा कि पर्वतीय पवन किसे कहते हैं, या आपसे पूछ देगा कि घाटी समीर किसे कहते हैं। तो जब आप याद किए रहेंगे तो तभी आप लिख पाएंगे। प्रश्न अगला है आपका, वायु राशियाँ किसे कहते हैं। वायु राशियाँ किसे कहते हैं तथा वायु राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो वायु राशियाँ हेडिंग आप लिखिए, जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो वह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह समांग क्षेत्र महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशियाँ कहलाती हैं। इसे इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, वायु का वह विस्तृत भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी भिन्नताएं बहुत कम हैं, वह समांग धरातल जिस पर वायु राशियाँ बनती हैं, उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। इसी में आप लोग नोट कर लीजिए वायु राशियों के प्रकार। तो वायु राशियों के निम्नलिखित प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियाँ। दूसरा है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ। तीसरा है ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियाँ। चौथा है ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ। पांचवा है आपका महाद्वीपीय आर्कटिक उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियाँ तथा ध्रुवीय ठंडी वायु राशियाँ। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। आपका अगला प्रश्न है, वाताग्र किसे कहते हैं। जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या वाताग्र कहते हैं।
अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा? तो 900 मिलीबार होगा। अगला प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में होगी। अगला प्रश्न है, वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो साइबेरिया का मैदान है। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापने की इकाई क्या है? मिलीबार है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, आपके छोटे प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर ही क्यों होती है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात धरातल के बजाय महासागरों पर उत्पन्न होकर तीव्र गति से प्रभावित होते हैं। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के निम्न कारण हैं। समुद्री भागों में लगातार आर्द्रता की आपूर्ति होते रहने से इनकी गति अत्यधिक प्रबल हो जाती है। दूसरा है, यहाँ पवनें लंबवत धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं। अगला प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं और वायु दाब का क्षैतिज वितरण कीजिए। तो उत्तर आप लिखेंगे, वायु गर्म होने पर फैलती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। यह दृढ़ होने पर सिकुड़ती है, इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। क्षैतिज विवरण वाले वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब नीचे बैठेगी। ऊपर उठती वायु का तापमान कम हो जाता है, जिससे बादल बनता है और वर्षा होने लगती है। जब हम ऊपर बढ़ते हैं तब वायु दाब कम होने लगता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। वायु दाब के मापने की इकाई मिलीबार है। समुद्र तल पर वायु दाब 10,322 मिलीबार है। हमेशा वायु दाब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। प्रश्न में आपसे पूछा था कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण भी लिखिए, तो उसको भी आपको लिखना होगा। पवनों की दिशा और वेग के संदर्भ में वायु दाब में कम अंतर भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। वायु दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। तो इस प्रकार से इतना ही आप लिख देंगे तो इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से इस पार्ट का सारा प्रश्न आपका जितने इंपॉर्टेंट बन रहे थे तो कंप्लीट हुए। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर मदद मिल रही होगी। इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।